ध्यान से सुनो। ये हम 2003 ईस्वी में लिखे थे, जिस समय हम TNV कॉलेज भागलपुर जूलॉजी ऑनर्स में पढ़ते थे। ओजोन ऑक्सीजन से भारी है, फिर भी ऑक्सीजन नीचे है। जब तक ऑक्सीजन है तब तक पृथ्वी पर जीवन है। गौर करना एक एक शब्द पर। दूसरे ग्रहों पर जीवन दूसरे गैसों के चलते चल रही है, जिसका अंदाज़ा हम लोगों को नहीं है। ऑक्सीजन का समाप्त होना और ओजोन स्तर में छिद्र होना बड़ा ही रोचक सवाल है, समझना। ऑक्सीजन का समाप्त होना और ओजोन स्तर में छिद्र होना बड़ा ही रोचक सवाल है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक दोनों तरफ से एक तरफा दबाव और खिंचाव नहीं पड़ेगा तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बात नहीं समझा? दोनों तरफ से और दबाव नहीं होगा तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पृथ्वी पर की बात करते हैं। एक तरफ सूर्य की किरणों का दबाव ओजोन परत पर, दूसरी तरफ बरमूडा त्रिकोणीय का वायुमंडलीय खिंचाव एक तरफा पड़ रहा है, जिससे ओजोन स्तर में आज छिद्र हो गया है और छिद्र बढ़ते जा रहा है। हालांकि वायुमंडल के इस स्तर में छिद्र तो बहुत जगह है, पर बरमूडा त्रिकोणीय के ऊपर O3 ओजोन लेयर में छिद्रों की संख्या अधिक है। ओजोन स्तर तो एक निश्चित दूरी पर स्थिर और अकेला है, लेकिन O2 ऑक्सीजन गैस ऊपर उड़ना चाहता है, परंतु वह जटिल गैसों के मिश्रण में फंसा हुआ है। जब से O3 में छेद हुई है तब से O2 हल्की होने के कारण O3 से बाहर हो रहा है। तब जो अन्य गैसें यहाँ भारी बचती है उसका उपयोग सभी सजीव प्राणी कर रहे हैं, जिससे बीमारी में वृद्धि रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तभी तो औरों का कहना है वृक्ष लगाओ जान बचाओ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस छिद्र से बाहर होने की पूर्ति तो वृक्ष ही करेंगे। जब परत में छिद्र हो गया तब अंतरिक्ष से इस छिद्र के द्वारा सूर्य किरण के माध्यम से पृथ्वी सतह पर कोरोना वायरस सार्स बीमारी लेकर आया। ये हम कब लिखे हैं? 2003 ईस्वी में लिखे हैं। न जाने कितने वायरस अलग अलग छिद्र से आते होंगे और इस बीमारी का पता तक नहीं, क्योंकि हर मानव या पौधे की मौत किस बीमारी से हुआ इसका पता ही नहीं लग सकता। सिर्फ जानता है मर गया तो मर गया। इस प्रकार प्राणवायु विलुप्त होते जा रहे हैं, रोगाणु बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर रोग बढ़ेगा ही। जनसंख्या जितना प्रभावित करता है O2 को कहीं इससे अधिक प्रभावित O3 परत का छिद्र कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेस से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इस किरण में ऐसे रोगाणु अंतरिक्ष से आ रहे हैं जो कि कैंसर का रूप विस्तार करते जा रहा है। अगर हम ओजोन लेयर पर कंट्रोल कर O2 गैस की पूर्ति कर लेते हैं तो लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि श्वसन संबंधी बीमारी अन्य बीमारियों का जड़ है, जो इस जड़ का मुख्य बिंदु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए O2 लेना बंद करता है तो पुनः O2 लेते समय वो O2 की पूर्ति के लिए तेज़ी से खींचने लगता है, यानी कि धड़कन भी इसमें तेज हो जाती है और हार्ट अटैक से मृत घोषित कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तरफ सूर्य किरण में अल्ट्रावायलेट रेस का दबाव, दूसरे तरफ पृथ्वी के ब्लैक होल का खिंचाव O3 लेयर को बर्बाद करते जा रहा है। इससे जीवन खतरे में है। आज से करीब
6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और 4.5 अरब वर्ष पूर्व भूपर्पटी का निर्माण हुआ था। इससे यह पता चलता है कि अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। सूर्य में अचानक तूफान आया, सूर्य की किरण पल भर के लिए शांत हो गई और यह पल परिवर्तन का पल कहलाया। तकरीबन 3 अरब वर्ष पूर्व इस भूपर्पटी पर जल भंडारों तथा जैव अणुओं की उत्पत्ति हुई थी। तो सूर्य में तूफान के बाद इससे जो पहली किरण निकली थी वह बहुत ही तीक्ष्ण और शक्तिशाली था। जिस ग्रह पर वह पहली किरण पड़ी उस ग्रह पर छिद्र होकर ब्लैक होल का निर्माण कर दिया और इस होल में इतना ऊर्जा संचित हो गया कि इससे जीवन की उत्पत्ति की पहली सीढ़ी की शुरुआत हुई। जल भंडार के कारण इसमें इतना और शक्ति भर गया कि अपने सीमित क्षेत्र तक किसी को भी अपने अंदर खींच लेती है। इसको सारगैसो सागर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ सारगैसस नामक शैवाल पाया जाता है। ब्लैक होल के जनक स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है कि ब्लैक होल एक दिन अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन यह कैसे उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि पूरी पृथ्वी मजबूत हो जाएगी, पर्वतों से वह बंद हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर जब तक कोई चीज़ जाएगा नहीं तब तक पृथ्वी से कुछ बाहर कैसे आ सकता है। यहाँ कहने का अर्थ है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, किसी नए भूखंड का निर्माण होना। तो इसका कारण है कि ब्लैक होल कोई भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ जा रहे हैं जिसके कारण अंदर में एक रिएक्शन होता है। इसको हम बरमुडा त्रिकोणीय रिएक्शन कह सकते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तत्व आपस में टकराते हुए एक धातु का निर्माण कर रहे हैं और सारी प्रक्रियाएं लिक्विड के रूप में होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक है और सारे लिक्विड आज खौलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होती जा रही है। ब्लैक होल के तरफ से सभी चीज़ें अंदर जा रही है और जहां पृथ्वी की सतह कमज़ोर होती है वहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पर्वतों का निर्माण हो रहा है। आज देखने के लिए मिलता है कि टेथित सागर की जगह विशाल हिमालय खड़ा है और वह सागर हिमालय की उत्पत्ति कर समाप्त हो गया है क्योंकि पहले पेंजिया और पेंथालसा था और फिर जब क्रैक किया तो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड में डिवाइड कर गया। अब बीच में वो पहला सागर टेथित सागर बना था जहां आज विशाल हिमालय खड़ा है। पृथ्वी हिमालय की तराई में अपने भारतीय क्षेत्र को डूबते हुए देख रही है। अभी भी तो धस रहा है, तो पृथ्वी हिमालय की तराई में अपने भारतीय क्षेत्र को डूबते हुए देख रही है। यानी ब्लैक होल ही भूकंप का कारण, पर्वतों का निर्माण, बाढ़ का प्रकोप बनते जा रहा है। पृथ्वी के घूमने का श्रेय भी ब्लैक होल को जाता है, जिससे दिन और रात होता है। ब्लैक होल कील का काम कर रही है, इसी पर पृथ्वी टिकी है। क्योंकि ब्लैक होल तो 2 तरह का होता है, एक केर ब्लैक होल, दूसरा श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल। एक सूर्य की किरण की गति पर और दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गतिकी पर निर्भर करता है। तो सूर्य पर जीवन का अंतिम उद्भव होगा, सूर्य पर जीवन का अंतिम उद्भव होगा। एक पेज ये भी लिखे थे, पृथ्वी पर जीवन दूसरे ग्रह से आया है। शून्य में एक सूर्य नहीं है, और भी हैं। कहने का मतलब कि जिस प्रकार एक सूर्य का चक्कर अन्य सारे ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे सूर्य का भी चक्कर अन्य ग्रह कर रहे हैं, परंतु अज्ञात सूर्य की आयु समाप्ति की कगार पर है, जिससे उसकी शक्ति समाप्त होती जा रही है और उस सूर्य का ग्रह भी हमारे सूर्य के तरफ शक्ति से खिंचाते आ रहा है। ग्रह का निर्माण सूर्य करता है, परंतु उपग्रह का भी निर्माण सूर्य ही किया होगा, तब जबकि आयु सूर्य की समाप्त हो गई होगी और उससे अन्य ग्रह टकराकर कोई अन्य पिंड बनाता है। जो पिंड जिस ग्रह के तरफ खिंचाता है उसकी परिक्रमा उपग्रह के रूप में करने लगी। तो ये सब बात जिस समय हम पढ़ते थे तो अपना चिंतन मनन करके इसको, या इधर से और भी बहुत सब किताब पढ़ करके लिखते थे, कुछ ध्यान करते थे, कुछ मेडिटेशन, बहुत तरह का जो भी है। तो बहुत सारी किताब भी पढ़ते थे, पतली पतली पुरानी सब किताब, उस सब से भी कोई भी
भारी वस्तु पहले तथा हल्की बाद में गिरती है, कोई भी भारी वस्तु पहले तथा हल्की बाद में गिरती है, गैलीलियो का कथन सत्य है, पर वायुमंडलीय क्षेत्र तक ही सीमित है। पानी में खिंचाव पहले हल्की फिर भारी का होता है। यह जल भंडार गहराई पर निर्भर करता है कि वायुमंडलीय क्षेत्र में उस जगह के जल का शक्ति कितना है। जिस दिन इंसान समय को जान जाएगा उस दिन जानने को शेष कुछ न रहेगा। समय क्या है वास्तविक में यह किसी को पता नहीं। जिस दिन पता चलेगा उस दिन एक नया फिजिक्स की शुरुआत होगी। इस तरह से लिखते रहते थे हम। तो हमारे स्टूडेंट लाइफ का लिखा हुआ चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं। उस समय कुछ कुछ लिख करके रख देते थे, कहीं कहीं भेज देते थे। ऑल स्टार्स आर बेयर्स फ्रॉम ब्लैक होल। लाइफ की उत्पत्ति ब्लैक होल से हुई है और जीवन के अंत का कारण भी ब्लैक होल ही होगा। पृथ्वी भी घूमती है तो इसका कारण है त्रिशंकु, बरमुडा ट्रायंगल, सारगेसो सागर, ब्लैक होल। ब्लैक होल गेट ऑफ अर्थ। ब्लैक होल ही क्यों है, यह भी एक विवादास्पद है। जिस प्रकार के इंसानों में दो दिलों के बीच भावनात्मक अट्रैक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल और वायुमंडलीय के बीच फिजिकल अट्रैक्शन होता है। इस तरह से बहुत चीज़ लिखते थे उस समय। ये 25 दिसंबर 2003 को लिखे थे। तो ये पेज मिला बहुत दिन के बाद, तो सोचे इसको कम से कम पढ़ करके रख दें, बाद में इसमें जो संशोधित हो, है ना, इसमें मान लेते हैं कुछ वैसा बात होगा जो अभी बदल गया, क्योंकि वो छात्र जीवन का लिखा हुआ चीज़ है, या कुछ हो सकता है जब चेक करेगा तो। इसलिए कि कोरोना जब कहने लगा था तो हमको तो लगा कोरोना तो हम पहले लिखे थे। कोरोना तो बीमारी का नाम नहीं है, कोरोना तो ये विषाणु का नाम है जो अंतरिक्ष में ये वायरस मिला था। ये हम किसी पुस्तक में पढ़े थे, तो उस ज़माने में उसी समय हम लिखे थे। तो और बीमारी का नाम था सार्स, बीमारी का नाम था सार्स और वायरस का नाम था कोरोना। ऊपर में भी कोरोना है। तो कहने का अर्थ है कि मानव को थोड़ा सा सब चीज़ को जानते समझते हुए और जगत कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ अपना निर्णय लेना चाहिए। ये शरीर भी अपना नहीं है, एक दिन ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा और उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलोगे शरीर को छोड़ करके, तो फिर वहाँ पूछेगा, यानी कि कुछ कर्म का फल यहाँ भुगतना पड़ता है और कुछ कर्म का फल दूसरे जन्म में जुट जाता है स्थान परिवर्तन के साथ। तो जन्म के बाद मृत्यु से पहले का जो समय है बहुत ही छोटा है। कई लोग आए, कई लोग गुजर गए, किसी का कोई ठिकाना तक नहीं है और किसी का अस्तित्व है, नाम चलता है, उसका काम चलता है। कई वैज्ञानिक आए, पहले बोले बड़ा मीर पृथ्वी स्थिर है, सूर्य तारे अन्य नक्षत्र ग्रह चक्कर इसी को लगा रहे। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया, तुरंत बदल दिया। गैलीलियो आया, बदल दिया। अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, बदल देते हैं। न्यूटन साहब आए, अपना सिद्धांत दे दिए। लप्लास आए, उसमें करेक्शन कर दिए। तो जैसे जैसे आखिर कुछ कोई लिख के जा रहा है, कह के जा रहा है, अब फिर उसमें कुछ नया परिवर्तन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तब एक नयापन आता है। इसीलिए न्यूटन साहब तो जब जन्म लिए थे तो चूहा जैसा थे, लोटा में रखा जा सकता था। वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, वो क्या कहे हैं उन पर वो काम करते थे। तो हर एक वैज्ञानिक उसी तरह से बनते हैं।
तो हम चाहते हैं कि हमारे भी छात्र वैज्ञानिक सोच लेके आगे बढ़े, पढ़े, पुरानी किताब खूब पढ़ो, चारों वेद जो है, चारों वेद पुराण जरूर पढ़ो। हम तो इधर गए थे NTPC DAV कहलगांव परीक्षा लेने, उसी बीच में मॉर्निंग में तो समय मिल जाता है, तो मॉर्निंग में समय मिला, 4 बजे जग करके 3 बजे जग गए थे। उसके बाद अपना पैदले चल दिए बटेश्वर स्थान। बटेश्वर स्थान गए। हम तो गए थे ये सोच के कि वहाँ मौका नहीं मिले तो स्नान करके जाते हैं, लेकिन जब गए, पहले तो बोला, एक स्टूडेंट मिला रास्ते में, पूछे कितना दूर है गंगा किनारे, तो बोला बगल में 2 किलोमीटर। तो हम तो पूछे थे वो स्थान था कहलगांव, तो हमको लगता है ठीक है, बोला स्टेशन के पास से, बोला 1-2 किलोमीटर है। तो हम आगे बढ़ गए। फिर वहाँ बोला अब तो बगल में ही है। बगल करते करते हम पैदल बढ़ते आए। जब बहुत दूर आ गए तब फिर एगो टेम्पू वाले एक हाथ दिए, वो कुछ दूर ले गया, बोला इसके बाद अब नहीं जाएंगे। इस तरह से करते करते पैदल चलते आ गए। तो फिर एक पंडित जी मिले, बोले कि गंगा स्नान करेंगे। मेरे पास कुछ तो नहीं है, हम जो पहने वही है। गमछी व्यवस्था किया, हम अपना कोट टाई शर्ट जो भी था उतार करके उनके हाथ में रखते चले गए। स्नान हो गया, सब पूजा पाठ जो भी था अपना किए। उसके पहले वो मछली मार रहा था, वो सब से भी मिले, कौन कौन मछली, बहुत मछलियाँ तो विलुप्त हो रही है, बहुत गेंगेटिक कार्प सब भी विलुप्त हो रहा है। कहने का अर्थ है कि पुराने चीज को, वैसे जगह को जहाँ की अदृश्य शक्ति छुपा हुआ है, उस वेव को अपने वेव से, है ना, साउंड से, ब्रेन से, ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट है, सेंस ऑर्गन से तुमको उसको कैप्चर करना हो। और जीवन में ईमानदारी से पढ़ो। नौकरी मिल भी जाए तो ईमानदारी से करो। प्रयास रहे कि किसी को मदद कर दो, देना सीखो, लेने की इच्छा नहीं रखो। हमेशा देते जाओ, देते जाओ, देते, लेने की इच्छा नहीं रखना। ये नहीं सोचेंगे हमारा इतना रुपया चल गया, वो सब कुछ नहीं है ना। इतना हम लोग पेड़ पौधा लगाए ना, आज कितना बड़ा वृक्ष बन गया, 5000 लगाए, वृक्ष बना दिए। सिर्फ यहीं की बात नहीं है। हम TNV कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, तो सर लोग का सिखाया हुआ है, उस समय भी वृक्ष पौधा लगाते थे, वृक्ष में तब्दील हो गया। MSc में गए, वहाँ भी 700 पौधा लगाए। सेंट जेवियर्स वेस्ट बंगाल गए, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी 700 पौधा लगाए। यहाँ आए 5000 पौधा लगवाए हर एक साल। तुम लोग पानी दिया, बड़ा हुआ, सभी का सहयोग रहा, स्कूल परिवार सबका सहयोग रहा, विद्यालय। कहने का अर्थ है कि हम लोग कम से कम जिसने जन्म दिया उनके प्रति वफादार रहें, जिसने लालन पालन किया उनके प्रति वफादार रहें, जिसने शुद्ध हवा दिया, पानी दिया, मिट्टी से अन्न दिया, उन सब के प्रति वफादार रहें। यानी कि उसमें कोई मिलावट की बात नहीं सोचें। शुद्ध हवा जिसने दिया उसमें कोई गंदा चीज़ नहीं मिलाएं, शुद्ध जल जिसने दिया उसमें कोई गंदा चीज़ नहीं मिलाएं। ये ध्यान देना पड़ेगा। और प्रयास रहे कि वैज्ञानिक सोच लेकर के, आध्यात्मिक सोच लेकर के, दोनों का सामंजस्य स्थापित करके एक नया खोज करें। इधर उधर
के चक्कर से अच्छा है कि चारों वेद को, मोटी मोटी किताब तो ज़रूर है, लेकिन जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो हमको लगता है 1 महीने में चारों किताब पढ़ लोगे। उसमें से तुमको जो तुम्हारे लायक है उस पर तुम्हारा अपने आप नज़र चल जाएगा कि हाँ, इसी में हम रिसर्च करना चाहते थे, इसी में हम खोज करना चाहते थे, बात तो इसमें भी लिखा है, इसमें क्या लिखा है, अब आने वाले जो समय में विद्वान ने क्या लिखा है, दोनों सामंजस्य करके अपना नया चीज़ देंगे। तो इसी तरह से प्रयास करो, आगे बढ़ो, है ना। और जहाँ विशेष कठिनाई लगे जीवन में, वहाँ शांत में, एकांत में बैठ करके सांस को गिनो और उस सांस में अपने आप से पूछो कि समस्या का समाधान सटीक क्या होगा, सार्थक क्या होगा, मजबूत क्या होगा, आने वाले भविष्य के लिए कौन सा समाधान अच्छा होगा, किससे होगा, किसी मार्फत से नहीं, भाया मीडिया से नहीं, डायरेक्ट अपने आप से। मैथ पढ़ते हैं, मैथ में प्रॉब्लम है, हिंदी के पास चले जाएंगे, हिंदी वाले को सुनाएंगे, थोड़े समस्या का समाधान कर देंगे। यहाँ तो वही देश में है कि जो भी कुर्सी पर हैं वो काम कर रहे हैं, और जो अपोजिशन में हैं उनको चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उनको दिशा दें कि ये काम छूट रहा है, उस और इंगित करें, दृष्टि को ले जाएं कि जनहित में ये भी कार्य होना चाहिए। उनसे विनम्र विनती करें, ना कि हल्ला बोल करें। जैसे लोग कहता है उधर का पार्टी उधर है, इधर का पार्टी इधर है, दोनों पूरा भिड़ा, वैसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो किस अर्थ में, सही कर रहे हैं तो किस अर्थ में। साथ ही साथ अन्य और भी अच्छे काम क्या क्या, क्योंकि सभी चीज़ तो सबके माइंड में नहीं आता है, तो वो फिर वो सामने लाए, है ना। आप विपक्ष में भी रह करके अच्छे कार्य को सामने ला करके पेश करके आप गिनती गिना सकते हैं कि हमने इतने कार्य को सामने लाया जितना दिन से सामने में नहीं था, और वो करके गिनाएंगे कि उन्होंने दिशा निर्देश दिए और हमने इसको किया। इससे क्या होगा, एक सामंजस्य स्थापित होगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। फिर जब उनकी बारी होगी तो फिर ये गिनाएंगे कि देखिए ये काम उस समय छूट गया था जो अच्छा था, तो क्यों नहीं मिलके ये काम कर लिया जाए जनहित में, राष्ट्रहित में, जगत कल्याण में। तब क्या होगा कि हमारा देश मजबूत होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। अभी क्या है कि ओजोन लेयर, अल्ट्रा वायलेट ओजोन लेयर में जो गड़बड़ी हुआ, तो ओजोन लेयर तो पॉइजनस है, तो जितना भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब मिल करके क्या किया कि उसको डिस्टर्ब कर दिया। जेट चल रहा है, रॉकेट चल रहा है, प्लेन चल रहा है, वो तो ज़्यादा कर रहा है। तो और भी फैक्ट्री सबका धुआं जो भी है, अल्ट्रा वायलेट आने से यहाँ का ऑक्सीजन पर जब वो पड़ता है, O2 पर जब पड़ा, तो अल्ट्रा वायलेट आने से O2 भी टूट गया फ्री स्टेट ऑक्सीजन में, O+O में। अब बताओ ऑक्सीजन घटेगा कि नहीं अर्थ का?
देखो समस्या कहाँ है। फिर वो अगर कार्बन के साथ मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, और भी खतरनाक हो गया। तो यहाँ तो एक ऑक्सीजन घटने का कारण हो गया अल्ट्रावायलेट रे, जिस पर ध्यान नहीं है। और दूसरा क्या हो गया कि कोरल रीफ, जो समुद्र का कोरल रीफ इस अर्थ को लगभग 95% ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा था, वो करंट जाल से ख़त्म हो गया। जितने वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष, वो सब कुछ तो एक्सटिंक्ट कर गए, सैकड़ों दर्जनों एक्सटिंक्ट कर गए, कुछ बचे हैं। तो उसमें भी किसी भी वन विभाग के पास 33% फॉरेस्ट नहीं है। उसमें भी ट्री कवर एरिया जोड़ लें, उसके बाद भी देख लो समस्या। मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, वन आच्छादित, और पहाड़ी में तो लगभग 65-66 से लगभग 70 हो तो और अच्छा है। पॉपुलेशन बढ़ गया मानव, और जंगल कम हो गया, पहाड़ पर्वत को तोड़ दिया, गिट्टी बना लिया, तो टेक्टोनिक प्लेट में तो अंतर होगा ना, वेट में अंतर होगा। चाहे जोशीमठ धसे, जोशीमठ तो वो पूरा क्षेत्र जाएगा, दिक्कत में जाएगा। और उससे क्या होगा कि मेरा भारत जो है सो नेचुरली, चाहे वो मध्य भारत या दक्षिण भारत के बीच में कहीं भी वो क्रैक कर जाएगा आने वाले भविष्य में। और बंगाल की खाड़ी का पानी और अरब सागर का पानी बीच में एक नया सागर बनने वाला है, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड होगा, देखना ना, उस समय आ रहा है। क्योंकि वजन के बारे में उस समय महादेव भी बताए थे। जब शिव जी के बारात में पूरे देश के लोग एक तरफा हो गए, तो बोले वजन को बैलेंस करने के लिए विशेष महात्मा जी को, है ना, वहाँ भेजा गया था, जाइए आप दक्षिण में, तब संतुलित होगा। तो कहने का अर्थ है कि वजन जो होता है ना, कर्म का एक वजन होता है। वजन जो होता है तो एक शरीर का वजन होता है। वजन जो होता है यानी दबाव, वो एक एटमॉस्फेरिक होता है, प्रेशर, दबाव। तो सभी जगह का अलग अलग है ना। तो सबसे पहला ज्ञान सीखना है कि मानव जीवन मिला है तो उन 5 के प्रति हम वफादार रहें, है ना, और अच्छा कर्म करें, जहाँ तक संभव हो सके भलाई कर दें। नहीं कर पाएंगे तो बुराई के बारे में सोचें भी नहीं कर पाएंगे तो अपना साइड से निकल जाएंगे, है ना। और हर सांस में जय बार सांस खींचें, चाहे तुम ओम नमः शिवाय, गौरी शंकर सीताराम, लक्ष्मी नारायण जय हनुमान, या खाली राम सीता, जो भी है, एक अपना बना लो, ताकि अंतिम सांस जो होगा तुम्हारा, उस दिन भी उनका नाम आ जाए। यही मेन ज्ञान सीखना है। बात समझा? सांस को साध लेंगे किसी इष्ट देवता के प्रति। मान लो बहुत होगा कि भगवान को नहीं मानता, प्रकृति को मानो, नेचर को मानो, वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमेशा सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनके प्रति वफादार रहो, और मानना पड़ेगा, है ना, किसी एक को मानना पड़ेगा।
उन नारायण को मानना पड़ेगा, जो भी सूर्य नारायण हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। जो बड़का पर्व में, छठ पर्व में आज भी सर्वमान्य है ना। तो तुम लोग आया है बहुत दिन के बाद, बहुत ज़्यादा समय ले लिए है ना। अब इसमें से जो बोले, जो तुमको अच्छा लगेगा वही काम करना, उसमें जो संशोधन करने का मौका मिलेगा वो संशोधन कर देना। इसलिए कि सभी बातें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात बोले सब सही हो सकता है उसमें कुछ संशोधन करना पड़े। उसमें भी समय के अनुकूल जो तुमको अच्छा लगे वो ज्ञान को रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, और जो अनुचित होगा उसको हटा देना है ना। तो डॉक्टर बनोगे तो प्रयास करना कि गरीब की सेवा करें। अमीर गरीब कोई भी तुम्हारे पास आता है, दुश्मन ही आता है, दोस्त ही आता है, कोई भी आता है, तो किसी से नाम नहीं पूछें, जाति नहीं पूछें, धर्म नहीं पूछें। सबसे पहले उसकी देखभाल करें, इलाज करें, है ना। उससे फीस भी लेने की बात नहीं करें कि तुम फीस जमा करो तब हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम्हारे पास आ गया, तुमको सेकंड गॉड मानेगा। डॉक्टर साहब को कहते हैं ये सेकंड गॉड है, दूसरा ईश्वर है दिखने वाला। तो तुम्हारे शरण में आया और तुम अपने यहाँ से किसी पेशेंट को फीस के वजह से, व्यवस्था की वजह से घूमने नहीं दो। हो सके तो समय निकाल करके गांव-गांव घूम करके भी सेवा दे सकते हैं, एक एक घंटा, एक एक दिन, है ना। वैसे पेशेंट को तुम कम से कम घर तक भी पहुंचा सकते हो, व्यवस्था करवा सकते हो। तो जब तुम MBBS कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, उतना ज्ञान हो जाएगा, तो तुम IAS का भी एग्ज़ाम दे देगा, UPSC का, तो तुम कलेक्टर बन जाएगा। कलेक्टर बन जाने के बाद तुम हर एक घर में जाएगा, हर एक गांव में जाएगा। बीमार व्यक्ति तुम तुरंत उपचार करेगा, तुम्हारे पास पावर रहेगा, प्रभाव रहेगा, तो लोग समझेंगे कि डॉक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, ये पता ही नहीं चलेगा जब तुम रिटायर करने लगोगे। क्योंकि जब राजनीति में सेवानिवृत्ति की सीमा तय नहीं है, तो फिर इधर रिटायरमेंट के बाद उधर कहीं भी कलेक्टर रहोगे, डॉक्टर का ज्ञान रहेगा ही, तो 3 साल में हर घर घर पहुंच जाओगे, गांव-गांव, वहाँ सेवा दोगे, तो निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ोगे तो तुमको वोट देगा, और फिर तुम सेंट्रल में हेल्थ मिनिस्टर बन के पूरे देश के लिए काम करो। तो एक जीवन में 3 टर हो जाएगा, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर। चौथा खेती करने के लिए को ट्रैक्टर खरीद लेना क्या है। तो कहने का अर्थ है कि तुमको कुछ नया सोचना पड़ेगा, है ना। जी सर। और उसी अंदाज में तुमको चलना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर, उससे मतलब नहीं। ये जो अर्थ है ना, ये जो कलयुग है, ये काल कोठरी है, कालिक है यहाँ लगा हुआ। तुम कितना प्रयास करोगे बच के निकलने का, दाग तो लगेगा ही। क्योंकि लगाने वाले को ज्ञान नहीं है, बोलने वाले को ज्ञान नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत लोग खराबो बात बोल देता है। वो तो बोले थे उस दिन कि आउट ऑफ सिलेबस मानते हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, है ना। और बहुत चीज़ जो बोले तो हम अपने लाइफ में भी करते थे परीक्षा के समय में,
देखते थे मेरा रूममेट क्या करता था, छोटा छोटा चीट बनाता था। तो हम सोचे एक दिन, क्योंकि आज तक हम मैट्रिक से लेकर के एमएससी एमएड किए, बीएड कहीं चोरी नहीं किए। हम उसी दिन सोच लिए कि हम तीनों क्वेश्चन हम इतना मेहनत करके जो लिख करके ले जाएंगे तो तीनों हम याद काहे कर लेंगे 3 घंटा में। तो वो भी बता रहे थे, तुमको अच्छा लगा कि तो मेरा ही लगता है इनोवेशन है, मेरा ही आइडिया विचार है जो हम अपने लाइफ में किए, तो सबके जीवन में ऐसा विचार आता होगा खास में। तो कहने का अर्थ है कि हम उसको अच्छे नज़रिया से देखें, है ना। मान लो कि आज तुम नीट का एग्ज़ाम दिया, कम नंबर आया, तो तुम सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे, नहीं समझे। तुम वैसा सोचो कि हमारे लिए कुछ वैसा अच्छा चीज़ सोच के रखे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा और मेहनत करो, तुमको इससे अच्छा मिलेगा, तो प्रयास करो। और योगी कथामृत किताब पढ़ो, है ना। योगी कथामृत किताब हमारे गुरुदेव के द्वारा ये वरदान स्वरूप प्राप्त है। हमारे गुरुदेव 2 शरीर बना लेते थे, एक साथ दोनों हाथ से 2 अलग अलग लिखते थे, और आत्मा को भी ट्रांसफ़र करने जानते थे। लेकिन उनका कहना था कि यह सब चीज़ सार्वजनिक नहीं हो, ये सब चीज़ विशेष परिस्थिति में वो किसी विशेष कार्य से, कल्याण कार्य से किया जाता है। तो इक्का दुक्का वो किए थे कल्याणकारी कार्य, और भी कोई किए होंगे, तो उनका कहना था कि ये सब चीज़ विशेष उजागर करने की नहीं है। बहुत तरह की विद्या बताए थे हमको भी। तो हमेशा याद रखना है, अंदर बाहर एक रहो, समझा, अंदर बाहर एक रहो। दूसरा क्या है कि बाहर का चीज़ खाओ ही मत। किसने किस रूप में अन्न तैयार किया, किस रूप में उसको बनाया, क्या सोच के बनाया, सारा प्रभाव डालता है। बात समझ रहे हो ना। तो उसके बाद क्या है कि माता पिता और गुरु के प्रति एक आदर की भावना हो, विचार हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो कि माता पिता गुरु जो कह रहे हैं उनके शब्द को, उनके वाक्य को थोड़ा गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद क्या है, अंदर बाहर एक है कि मतलब मन में कुछ रखे हैं कर रहे हैं, वो सब नहीं होना। संत ऋषि जितने भी मुनि महात्मा हैं उनके प्रति एक सम्मान, विशेष रूप से सम्मान अंदर में बैठाए रखें मन में, और उनको जब भी मौका मिले तो उनका सेवा करें। और किसी एक प्रकृति या ईश्वर पर जरूर विश्वास करें, और कभी भी खराब चीज़ मन में नहीं सोचें, खराब चीज़ करने का प्रयास भी नहीं करें। मुंह से खराब चीज़ बोलेंगे तो फिर पहले सोचना पड़ता है खराब चीज़, फिर बोलते हैं तो पहले अपने बोलते हैं, अपने सुनते हैं, सामने वाला तो उसमें वेब लेट से पहुंचेगा, तो पहले अपना माथा खराब होगा। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए अच्छा चीज़ सोचें, अच्छा बोलें, और अच्छा देखने का प्रयास करें। क्योंकि जो चीज़ तुम कभी देखा है आंख बंद करके वही चीज़ देख पाओगे, लेकिन जब विशेष विद्या है ना प्राप्त हो जाती है, तब लोग आंख बंद करके वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ कभी नहीं पहुँचे। यानी कि तुम मैंने विशेष निर्वाणी बन जाता है, निर्माण करने लगता है।
तो यहाँ जो पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड है, थर्ड आई है ना, तीसरी आँख बीचों बीच यहाँ पे, तो यहाँ तुम दोनों आँख बंद करके ध्यान करोगे तो अप टू 7 ईयर ये ग्लैंड एक्टिव रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको जगाना पड़ता है। तो लगता है आज बोलते रहेंगे, ढेर ही बोल रहेंगे, इसलिए अब यहीं पे विराम देते हैं और तुम लोग अच्छा काम करो और मेहनत करो और जीवन में प्रयास करो कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे शब्द से कितने को भलाई हो रहा है ना। तो इतना ही कह के आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में कौन कौन है देख लो। आगे तो ये सभी छात्र पूर्ववर्ती छात्र हैं, मिलने आए थे और मिले तो सोचे कुछ बता दें। कुछ चिट्ठा पुर्जा पुराना निकला तो सब भी पढ़ दिए। मैं प्रवीण कुमार प्रणव, हस्तिनापुर, जिला बांका, बिहार। धन्यवाद।